हेलो क्लास, वेलकम टू प्राप्ति आईएएस। आज हम लोग आपके लिए लाए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स का डिस्कशन। देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के कई सब्जेक्ट सेगमेंट्स हैं जो उसमें डिवाइडेड हैं और उनको उसी हिसाब से हमें प्रिपेयर और पढ़ना पड़ता है। इसको हम बिल्कुल डिनाई नहीं कर सकते या इसको हम बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते। एक इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है, एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो हमें एग्ज़ाम के लिए करना पड़ता है। और अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को ठीक से प्रिपेयर कर लेते हैं तो काफ़ी हद तक आपको ये पता चल जाता है सिविल सर्विसेज में क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। क्योंकि कुछ लोग क्वेश्चंस तो देख लेते हैं पर उसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं ढूंढ पाते। तो हम आपके लिए कोशिश करेंगे कि आपको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ क्वेश्चंस बताएं। तो आइए इस तैयारी को हम आगे बढ़ाते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में जो पहले साल का सेगमेंट है वो 2016 है। मैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह राणा एक रेनाउंड फैकल्टी हूँ हिस्ट्री, पॉलिटी, इंटरनेशनल रिलेशन और एथिक्स, इंटीग्रिटी, एप्टीट्यूड के पेपर के लिए। अगर आप इसमें से कोई भी पेपर तैयार करना चाहते हैं तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। अगर आप ऑप्शनल सब्जेक्ट में साइकोलॉजी या हिस्ट्री में से कुछ भी लेते हैं तो भी आप मुझसे सीधे संपर्क कर सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। स्वदेशी तथा बाइकॉट वॉज एडॉप्टेड एज द मेथड ऑफ स्ट्रगल फॉर द फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट। और स्वदेशी आंदोलन तथा बहिष्कार ये कब अडॉप्ट किया गया था और कौन सा आंदोलन था जो पहली बार इसको अडॉप्ट किया गया। तो इसमें लिखा है पहला जब पार्टीशन ऑफ बंगाल हो रहा था उस टाइम पे, दूसरा ऑप्शन है होम रूल मूवमेंट पे, तीसरा नॉन कॉरपोरेशन और चौथा विजिट ऑफ साइमन कमीशन। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पार्टीशन ऑफ बंगाल जो है 1905 में हुआ था। होम रूल मूवमेंट जो है, होम रूल लीग एक आंदोलन था, ये जो स्टार्ट हुआ था ये 1916 में हुआ था। नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट जो है 1920 में स्टार्ट हुआ था और साइमन कमीशन 1928 में आए थे। तो 1928 एंड 1920 में नॉन कॉरपोरेशन, साइमन कमीशन इन 1928। सो अगर आप देखेंगे तो बाइकॉट गांधी से पहले स्टार्ट हो चुका था, स्वदेशियन बाइकॉट। तो अगर एलिमिनेशन मेथड के थ्रू भी आप इसका आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे तो आपको ऑप्शन ए मिल जाएगा। बट फिर भी हम देखते हैं इसका आंसर क्या दिया है। एक्सप्लेनेशन में हमने लिखा है वाइड स्प्रेड पॉलिटिकल अनरेस्ट इन द प्रोविंस आफ्टर कर्जन अनाउंस पार्टीशन। जैसे कर्जन ने पार्टीशन की घोषणा की वैसे ही बहुत ज़्यादा विवाद प्रारंभ हो गया, बहुत सारा आंदोलन की स्थितियां बन गई और लोग इसके अगेंस्ट खड़े हो गए। इसके लिए ये था कि पूरे मदरलैंड के लिए अमार सुनार बंगाल गाना रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा वो गाया गया और बाद में यही बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान बना। स्वदेशी और बाइकॉट मतलब बहिष्कार प्रारंभ कर दिया गया और इसके लिए चीज़ें बनाई गई थी। हमारा आंसर यहाँ पे मिल जाता है। और लोगों ने कहा कि भाई ये जाहिर सी बात है बहुत बुरी चीज़ है और इस चक्कर में ब्रिटिश गुड्स जब बाइकआउट होने लगी तो इसी टाइम पे बहुत सारे इंडिजीनियस इंडस्ट्रीज़ आ गई। पार्टीशन जब किया गया तो इसी के टाइम पर एक और कंट्रीब्यूशन इसका ये कि मुस्लिम लीग की स्थापना की गई और इसी ने बाद में फिर पूरे के पूरे देश का बंटवारा कर दिया। तो अगर आप इसको एक्सप्लेनेशन को देख लें और उसके बाद अगर आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे तो आपको देखिए मैंने पहले बोला एलिमिनेशन मेथड से जाएंगे तो आपका राइट आंसर आएगा 1905 डिवीज़न। अगर होम रूल देखें तो ये बेटा आया 1916, नॉन कॉरपोरेशन 1920 और विजिट ऑफ साइमन कमीशन 1928। तो एलिमिनेशन मेथड से तीन वैसे बाहर चले जाते हैं, ऑप्शन बचता है ये करेक्ट। इसके बाद अगला है सत्य शोधक समाज किसने बनाया और इसका मेन पर्पस क्या था। तो सत्य शोधक समाज क्यों बनाया गया था, ये मूवमेंट इसलिए था कि जो ट्राइबल्स हैं, बिहार की जो जनजाति हैं, उनकी अपलिफ्टमेंट किया जाए, उनको ऊंचा किया जाए। मंदिर में प्रवेश के लिए गुजरात में एक मूवमेंट था। ये एंटी कास्ट मूवमेंट था जो महाराष्ट्र में चला था। एक पेजेंट मूवमेंट था जो पंजाब में चला था, किसानों का आंदोलन था जो पंजाब में चला था। तो कायदे से अगर आप इसको देखेंगे तो आपको बता दें इस साल बहुत इंपॉर्टेंट है, तिलक उत्सव एक बनाया गया था 2021 में। तो टीका उत्सव बनाया गया था, सॉरी, ये बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। ये महात्मा ज्योतिराव फूले के बर्थ वाले दिन स्टार्ट हुआ और अंबेडकर जी के बर्थ तक चला। तो इसमें ये कोशिश की गई थी कि सबको ज़ीरो वेस्टेज के साथ वैक्सीनेशन दे दिया जाए। तो ज्योतिबा फूले के बारे में बहुत कुछ कहा जाता है, एक सोशल रिफॉर्मर थे। इन्होंने सत्यशोधक समाज बनाया था, इसे बोलते हैं सीकर ऑफ ट्रुथ, मतलब सत्य की खोज करने वाले। और इस चीज़ के लिए इन्होंने ये इसलिए बनाया था ताकि जो लोअर कास्ट के महाराष्ट्र के लोग हैं उनको सोशल इक्वल स्टेटस और उनकी आर्थिक दशाएं सुधारी जाए। खुद अगर इनकी बात करें तो ये बेटा एक माली के पुत्र थे, तो जाहिर सी बात है इन्होंने ये चीज़ें अच्छी की। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा एंटी कास्ट मूवमेंट इन महाराष्ट्र। ये एलिमिनेट हो गया, ये एलिमिनेट हो गया, ये एलिमिनेट हो गया। तो इसका ऑप्शन आपका होगा सी।
इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन आपका है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म का पर्पस क्या था। अगर मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म को भी आपने थोड़ा ध्यान से पढ़ा होगा और अगर एलिमिनेशन मेथड अब यहाँ पे भी फॉलो करेंगे तो देखिए सोशल रिफॉर्म 1857 के रिवोल्ट के बाद जो क्वीन पिक रिलेशन आया है ना 1858 का, उसमें सीधे कह दिया कि हम समाज में कोई भी इंटरफेयर नहीं करेंगे। एजुकेशनल रिफॉर्म वो डिस्पैच से सबसे ज़्यादा है, तो ये भी यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि शिक्षा से रिलेटेड कोई रिफॉर्म है। रिफॉर्म इन पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, क्या इन्होंने पुलिस के रिफॉर्म किए थे? नहीं, इसके भी रिफॉर्म इन्होंने नहीं किए थे। पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म कोई रोल ही नहीं है कि इतना बड़ा एक ऑर्गेनाइजेशन आए और ये काम करे। तो जाहिर सी बात है कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स के लिए आए थे, तो इसका ऑप्शन डी होगा। बट आपको एक और चीज़ बता दूँ, ये कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म में लिखा था कि 10 साल बाद फिर से कॉन्स्टिट्यूशनल लुक आफ्टर किया जाएगा और इसी पर्पज़ से 1927 में सर साइमन कमीशन को गठित किया गया था और 1928 में वो भारत आए थे, जिसका बहुत विरोध हुआ था क्योंकि इसमें कोई भी भारतीय नहीं था। आइए इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। इसका बेटा एक्सप्लेनेशन ये है कि 1918 में एडविन मॉन्टेग्यू सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे और चेम्सफोर्ड वाइसरॉय थे। इन्होंने स्कीम बनाई कि चलिए कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म करते हैं, तो ये फोर्स में 1921 में आया। इसके बाद बहुत ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन की आइडियोलॉजी हमें पता चल गई, वोट का अधिकार हमें मिला कि हम वोट कर सकते हैं, तो हमें उसकी इंपॉर्टेंस पता चली। एडमिनिस्ट्रेशन में जब हम घुसे तो म्यूनसिपालिटी एंड लोकल लेवल का एडमिनिस्ट्रेशन जब हमें मिला तो सरकार से थोड़ा बर्डन कम हुआ, तो एक प्रॉपर चीज़ बनी और अच्छी चीज़ हुई, तो इसका ऑप्शन आपका है डी। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, इनमें से जो कमेटी हैं इनको ध्यान से पढ़ें और बताएं इसमें से कौन सी किसने बनाई। कोलकाता यूनिटेरियन कमेटी पहला है, इसके बाद टैबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसेशन है, इसके बाद इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन है। दैन टैबरनेकले ऑफ न्यू डिस्पेंसेशन जो है ये एक आइडियोलॉजी थी। इसमें क्या था, इसमें जो ओल्ड और न्यू टेस्टामेंट थी उसकी अच्छी चीज़ों को हिंदुज़्म की आइडियोलॉजी के साथ जोड़ने की कोशिश की गई थी। ये बहुत ज़्यादा रिफॉर्म चीज़ थी। तो इसमें ऑप्शंस में ऑप्शन नंबर 1 एंड 3 दिया है, फिर ऑप्शन 2 एंड 3 दिया है, फिर सी 3 ओनली दिया है, फिर डी 1 2 एंड 3 दिया है। इसको पढ़ने के लिए देख लेते हैं। केशव चंद्र सेन ने नाना विधान जिसे न्यू डेस्पिटेशन बोलते हैं ये लागू किया था, तो जाहिर सी बात है पहली लाइन सही हो गई और ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गई। इसके बाद कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी जो थी राजा राम मोहन रॉय ने बनाई थी, तो ये तो बेटा इसका पार्ट नहीं होगा। इसके बाद ब्रह्मो समाज में मैरिज के बारे में बात कर रहे थे, तो वो भी ज़रूरी है और इसके लिए उन्होंने इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन को गठित किया था 1870 में। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें दो ऑप्शंस आपके ऑलरेडी सही दिख रहे हैं पर एक गलत दिख रहा है। जैसे कोलकाता यूनिटेरियन जो है ये किसने बनाई थी, ये राजा राम मोहन रॉय ने बनाई थी, तो रॉय साहब ने बनाई थी, तो इसको आप माइनस कर दीजिए। तो देखिए 2 एंड 3 क्या कहीं पे दिए हैं, तो 2 एंड 3 हाँ ऑप्शन बी में दिए हैं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भाई क्या कारण था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस सूरत स्प्लिट में बटी। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। सूरत स्प्लिट जो हुई थी ये मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट की लड़ाई थी, उग्रवादी और उदारवादी के बीच में एक लड़ाई चल रही थी, उससे रिलेटेड था। तो इसमें ऑप्शन में पहला दिया है मॉन्टेग्यू ने कम्युनिज्म को स्टार्ट किया था जिसके चक्कर में ये हुआ, तो कम्युनिज्म जो है बेटा 1909 में आएगा, तो यहाँ पे इसकी ज़रूरत ही नहीं है। एक्सट्रीमिस्ट का फेथ नहीं था मॉडरेट्स के साथ, ये जरूरी है, ये हो सकता है। मुस्लिम लीग 1906 में आया था, तो डिवीज़न तभी हो जाता। अरविंदो घोष की इनएबिलिटी थी, तो ऐसा भी नहीं है कि घोष साहब बिल्कुल इनएबल थे इन चीज़ को संभालने के लिए जब वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने। बट यहाँ पे एक्सप्लेनेशन क्या है, 1905 के बंगाल सेशन में गोखले साहब ने स्वराज की बात की पहली बार। फिर 1906 में दादा भाई नौरोजी आए, इन्होंने इस कलकत्ता सेशन में सीधे कहा वर्ड स्वराज और को यूज़ किया, ठीक है। और उसके बाद इन्होंने कहा कि इस शब्द को अब हमें क्लियरली एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। डिस्कशन 1905 में, 1906 में भी डिवीज़न हो जाता, बट जब दादा भाई नौरोजी को प्रेसिडेंट बना दिया तो सब लोग रिस्पेक्ट करते थे। पर उसके बाद जब सूरत सेशन आया तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर भाई जाहिर सी बात है इन्होंने कहा कि स्वराज को कंप्लीट रेजोल्यूशन की तरह फॉलो करो और लाला लाजपत राय को प्रेसिडेंट बनाओ। बट मॉडरेट्स ने इस बात को नहीं माना, उन्होंने रास बिहारी बोस को प्रेसिडेंट बना दिया और बस यहीं से मॉडरेट्स ने एक्सट्रीमिस्ट को बाहर निकाल दिया और सूरत स्प्लिट आपकी हो गई। तो सूरत स्प्लिट होने का एक सिंपल सा लॉजिक ये था कि इसमें से ये हो नहीं सकता, ये है नहीं, ये है नहीं, तो बचा ये। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट एक दूसरे पे यकीन नहीं करते थे, इसलिए डिवीज़न यहाँ पर आया। इसके बाद अगला क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन में और आप देखेंगे तो मॉडरेट ने रास बिहारी घोष को बना दिया था।
और इसके बाद चीज़ें बिगड़ती गई। रास बिहारी घोष जब प्रेसिडेंट बने सूरत सेशन में तो इसने यहाँ से एक्सट्रीमिस्ट को भगा दिया। इसके बाद सर स्टीफोर्ड क्रिप्स मिशन जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे आया था, वो क्यों आया था? सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है आपको पता है बेटा 38 में स्टार्ट हुई, 44 तक चलती रही, 6 साल लगातार बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम लोगों को हुई। तो जाहिर सी बात है इधर यूएस जो जापान था वो इंडिया पे अटैक करने की कंडीशन में था, तो यहाँ पर चीज़ें बिगड़ रही थी और इंडिया को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी था। यहाँ पे ऑलरेडी मूवमेंट चल रहे थे, तो क्रिप्स साहब कुछ आइडियोलॉजी लेके आए थे, कुछ चीज़ें लेके आए थे कि हम आपको सारी चीज़ें बाद में दे देंगे। तो पहला, इंडिया शुड ग्रांट कंप्लीट इंडिपेंडेंस। कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात कभी बेटा इन लोगों ने नहीं की किसी भी जगह पर, कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात ये करते ही नहीं थे। इंडिया शुड बी पार्टीशन इनटू टू, ये भी बिल्कुल बात नहीं की। इंडिया शुड मेकेम रिपब्लिक विद द कंडीशन दैट शी शैल ज्वाइन कॉमनवेल्थ, ये भी बात नहीं थी कि कॉमनवेल्थ की बात ही नहीं है। अभी वो रिपब्लिक कब बनेगा जब वो फ्री नहीं हो रहा। तो इंडिया शुड बी गिवन डोमिनियन स्टेटस इज अ राइट आंसर। आइए इसका एक्सप्लेनेशन भी हम लोग देख लेते हैं ताकि आपको उससे भी चीज़ें क्लियर हो जाए। देखिए क्रिप्स प्रपोजल जो था ये कॉमनवेल्थ नेशन के पर्पज से आया था, इसको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की तरह भेजा गया था ब्रिटिश कॉमनवेल्थ के लिए तरफ से कि भाई जाइए फ्रीडम डोमिनियन स्टेटस की बात करिए, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली फ्रेम करेंगे और आप कॉमनवेल्थ के नेशन के पार्ट बने रहेंगे और डोमिनियन स्टेटस फ्री हो जाएगा, जैसे ऑस्ट्रेलिया है वैसे। डोमिनियन स्टेटस मतलब होता है स्वराज्य दे दिया जाएगा, अधिराज्य दे दिया जाएगा, बट आप नाम पे ब्रिटेन के ही रूल करोगे और आपको एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की तरह लिबर्टी होगी कहीं पर भी पार्ट लेने के लिए। एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली संविधान सभा बना दी जाएगी और उसके सारे मेंबर्स आपके प्रोविंशियल असेंबली चूज करेगी। एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन सेपरेट यूनियन का बनाने की परमिशन दी थी, इन्होंने कहा था सारे राइट्स ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे माइनॉरिटीज़ और इन सबके अधिकारों को सेफगार्ड करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट नेगोशिएशन करेगी। बट अभी डिफेंस जो है उसको ब्रिटिश कंट्रोल करेगी और सारी पावर गवर्नर जनरल के हाथ में रहेगी। तो इसे किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया क्योंकि सबको कंप्लीट इंडिपेंडेंस इस टाइम पे चाहिए थी। तो इसका ऑप्शन होगा इंडिया शुड बी गिवन डोमिनियन स्टेटस। इसके बाद बंजाराज ड्यूरिंग मिडिवल पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री वर जनरली, देखिए बंजाराज अगर आपने देखे होंगे जो गीत गाते और घूमते रहते हैं वो क्या थे? तो जाहिर सी बात है कृषि वो कर नहीं सकते, एग्रीकल्चरलिस्ट हो नहीं सकते बिकॉज वो एक जगह पर स्टेबल नहीं थे, वॉरियर हो नहीं सकते। अगर कोई स्टेबल है पूरा सिटी टाउन है तभी तो वो लड़ेगा। वेवर्स या ट्रेडर्स, यहाँ पर दो आपके आंसर हैं, या ये हो सकता है। तो 50-50% आपके चांसेस हो गए इस चीज़ को एलिमिनेट करने के। इसका आंसर कायदे से ट्रेडर है तो ऑप्शन सी है, बट इसका एक्सप्लेनेशन अभी पेंडिंग है। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगा एनसीईआरटी क्लास 7 चैप्टर 7 ट्राइब नॉर्मेट्स एंड सेटलमेंट्स ऑफ कम्युनिटीज़ के पेज नंबर 94-95 में। यहाँ पर लिखा है बंजाराज वॉज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेडर नोमेड्स। बंजारे बहुत प्रमुख ट्रेडर नोमेड्स थे, जो ट्रेडर्स थे, तो पहला ऑप्शन ट्रेडर बिल्कुल सही है। अलाउद्दीन खिलजी इनको यूज़ करता था अपने यहाँ सामान मंगाने के लिए। जहांगीर ने भी इनके बारे में बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं। इन्होंने कहा बहुत सारी चीज़ें लेके आते थे बैलगाड़ी पे या भैंसा गाड़ी पे हमारे यहाँ भेजते थे। मुगल आर्मी भी मिलिट्री के लिए जो सामान होता था फूड ग्रेन वो सब इन्हीं के द्वारा भेजती थी। इनके पास 1 लाख से ऊपर बुल कार्ट्स होते थे जिनको ये केयर करते थे, या बुलॉक्स होते थे जिन पे भैंसे जिन पे लाद के सामान ले जाते थे। अगला क्वेश्चन है हु ऑफ द फॉलोइंग हैड डिस्क्रिप्टड द एडिक्ट्स ऑफ अशोकन एम्परर। एम्परर अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले किसने पढ़ा? तो इनके जो शिलालेख हैं इनको पढ़ने का श्रेय जो है जेम्स प्रिंसेप को जाता है। 4 ऑप्शन में ये पेट है, अगर आप मॉडर्न एम्पायर को ठीक से पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। क्लास 12th न्यू एनसीईआरटी बुक्स थीम्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री का पार्ट 1 पेज 28-29 देखेंगे तो उसमें लिखा है 1838 में ब्राह्मी स्क्रिप्ट पढ़ा और इन्होंने बताया कि देवानाम प्रिय प्रियदर्शी राजा अशोक का ही नाम है और एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। तो इसका राइट आंसर होगा जेम्स प्रिंसेप। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी जेम्स प्रिंसेप। तो ये इसका आंसर है। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा बताता है कि विद द रेफरेंस ऑफ रिलीजियस हिस्ट्री कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इंडियन हिस्ट्री के रिलीजन में रिलीजन जो धार्मिक इतिहास है उसके हिसाब से इन कथनों पर विचार करें। कॉन्सेप्ट ऑफ बोधिसत्व इज सेंट्रली ऑफ द हीनियन सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म। हीनियन सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म जो है, हीनियन जो शाखा है वहाँ से बोधिसत्व आया है। बोधिसत्व इज अ कंपैशनेट वन ऑन हिज वे ऑफ एनलाइनमेंट। ये जो बोधिसत्व हैं ये दूसरे को ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, तत्पर रहते हैं। बोधिसत्व खुद के साल्वेशन को डिले कर देते हैं ताकि लोगों को साल्वेशन दे पाएँ। तो इसमें से क्या सही होगा इसको जानने से पहले देख लेते हैं। एनसीईआरटी 12th थीम्स ऑफ इंडिया पार्ट 1 पेज नंबर 103 में लिखा है अंडर द सब हेडिंग महायान बुद्धिज्म। वहाँ पे लिखा है कॉन्सेप्ट ऑफ बोधिसत्व ऑल्सो डेवलप। तो बोधिसत्व कहाँ पे डेवलप हुआ? महायान बुद्धिज्म में। उसके बाद बोधिसत्व कंपैशनेट थे,
वे दूसरों को इनलाइटेंड करते थे, बिल्कुल सही है। बोधिसत्वा जो थे ये बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं ट्रेडिशन के लिए, और ये एक न्यू वे ऑफ थिंकिंग देते हैं, ग्रेट व्हीकल्स देते हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ, पहला स्टेटमेंट तो रॉन्ग हो गया, तो अब ये क्या ए और डी को बिल्कुल बाहर कर देता है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अगर पहला स्टेटमेंट गलत है तो ये क्या करेगा, ए और डी को बाहर कर देगा। अब बचा बी, 2 एंड थर्ड एंड 2 ओनली। तो अब यहाँ पर जो इशू है वो क्या है, अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पर दूसरी चीज़ लिखी है कि जो बोधिसत्व थे वो क्या करते थे, अपने ज्ञान को धीरे कर देते थे ताकि दूसरों की हेल्प कर पाएँ। तो यहाँ पर लिखा है accumulate the merit through their efforts but not use this not to attain nirvana thereby abandon the world but to help others। ये क्या करते थे, दूसरों की मदद करते थे। जो बोधिसत्व डिलेज अचीविंग ओन साल्वेशन वर्ल्ड, बिल्कुल सही है, ये खुद निर्माण नहीं प्राप्त करते थे। तो इसका ऑप्शन भी आपका हो जाएगा बी। इसका ऑप्शन बेटा बिल्कुल सही है बी, 2 एंड 3 ओनली, ये सही है। तो इसका ऑप्शन का आंसर होगा बी। तो ये भी आप देख सकते हैं। देखिए बहुत इजी मेथड में आप हिस्ट्री के क्वेश्चन सॉर्ट आउट कर सकते हैं अगर आप ठीक से पढ़ रहे हैं। अगर आपने थोड़ी भी चीज़ वीक की है तो आपको दिक्कत है, वरना नहीं होगी। इसके बाद मामलापुरम के बारे में कुछ कथन दिए गए हैं कि अजंता और महाबलीपुरम में कौन सी चीज़ें कॉमन हैं। देखिए 2016 का क्वेश्चन है, उस टाइम पे आपको पता है चाइना के साथ रिलेशन हमारे कैसे थे। तो चीज़ें अच्छी थी उस टाइम पे, कुछ सबमिट्स होने के प्लान थे, हुई 2018 में, वो पता लगे, बट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो आने वाले टाइम पे भी इससे क्वेश्चन आ सकता है। तो आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखते हैं स्टेटमेंट क्या दिए हैं, इसमें क्या कॉमन है। दोनों एक समय पर बने, क्या पता। दोनों रिलीजियस डोमिनेशन एक है, दोनों एक ही धार्मिक समुदाय से हैं, नहीं। डिनोमिनेशन दोनों के बिल्कुल अलग होंगे, और दोनों रॉक कट टेम्पल मॉन्यूमेंट्स हैं। तो इसमें स्टेटमेंट दिया है पहला दूसरा तीसरा, पहला तीसरा, नन ऑफ द अबव। तो इसको देखने के लिए एनसीईआरटी देख लेते हैं, और एनसीईआरटी इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन आर्ट की बात पेज 37 और 83 की बात करेंगे, नितिन सिंघानिया का पेज 1.17 की बात करेंगे। तो यहाँ पर पीरियड दिया अजंता का 200 से 650 वाकाटका ने बनवाया। ममलापुरम महाबलीपुरम जो है 700 से 800 सेंचुरी एडी में बना। रिलीजन ये बुद्धिस्ट थे, और महाबलीपुरम हिंदू का है। रॉक कट दोनों हैं। तो अगर आप ध्यान दें तो भाई इसमें रॉक कट तो सही स्टेटमेंट है, बाकी दोनों गलत हैं। तो जहाँ पर 3 ओनली होगा वही ऑप्शन इसका बेटा बिल्कुल करेक्ट होगा। तो यहाँ पर 3 ओनली आपको ऑप्शन बी में दिया है, तो इसका भी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। इसके बाद अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। विद द रेफरेंस ऑफ इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ मिडिवल पीरियड द टर्म अग्रहता रेफर्स टू। अग्रहता ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए आप अगर वो कैब पढ़ते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा, वो कैब नहीं पढ़ते तो नहीं समझ में आएगा। इसका कायदे से आंसर है वाटर व्हील। ये जो हमारे यहाँ आपने देखा होगा कुएं में जो एक गोला बना के रस्सी से खींचते हैं, इसको यूज़ करने के लिए इरिगेशन पर्पज़ में, आपने देखा बड़ी सी चक्री होती है, वो पानी उठा उठा के बाहर फेंकती है और इरिगेशन होता है, इसके लिए यूज़ होता था। तो इसका ऑप्शन तो सी है, बट इसके एक्सप्लेनेशन पे आइए ध्यान दे देते हैं। स्टूपिड एक्सप्लेनेशन है बट देख लीजिए। पर्शियन डिक्शनरी एनसीईआरटी में आपको मिलेगी, उसको आप ध्यान देंगे तो वहाँ पर ये चीज़ें लिखी हुई हैं। अगर आप ट्रोलिंग पीपल थ्रू एनसीईआरटीज़ में जब जाएंगे तो क्लास 7 के पेज नंबर 6 का 7 डिस्कशन है जो पर्शियन व्हील इन इरिगेशन की बात करता है, और इसको आप गूगल से भी सर्च कर सकते हैं। स्टूपिड क्वेश्चन है, इसका आंसर मेरे हिसाब से अगर एग्जाम में आए और पर्शियन डिक्शनरी आपने नहीं पढ़ी तो आप इसे इग्नोर करिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके बाद विद द रेफरेंस ऑफ कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया मेमोराइजिंग क्रॉनिकल्स ऑफ डायनेस्टिक हिस्ट्रीज एंड द एपिक्टिकल वाज द प्रोफेशन ऑफ हु ऑफ द फॉलोइंग। भैया कौन था जो क्रॉनिकल्स राजाओं के याद करता था, डायनेस्टीज़ की हिस्ट्रीज याद करता था, उनको गाता था। तो ये भी एक स्टूपिड क्वेश्चन है। परिव्रज होते थे, शर्मनाज होते थे, अग्रहारिका होते थे, या मागध होते थे। तो इसका आंसर मागध है। अब ये भी एक स्टूपिड क्वेश्चन है, शर्मना, बट ये है कि इससे हमें कुछ और चीज़ें मिल जाएंगी जो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। जैसे श्रवण जो थे ये जैन धर्म से रिलेटेड थे। परिव्रजा तो जो वंडरिंग सेंट होते हैं जो दिन भर घूमते हैं वो थे। अग्रहारिका जो थे जिनको लैंड ग्रांट दे दिया जाता था वो ब्राह्मण्स थे। तो इसका आंसर डी है। जो मगधाज होते थे वो ये काम करते थे, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है, इसका आंसर आपका डी है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चंस अगर एग्जाम में आते हैं और आपने ठीक से रीड नहीं किया तो आप इसे नहीं कर सकते, तो आपके इसके लिए सोचना ही नहीं है। कंसीडर द फॉलोइंग पेयर, बड़ा इंपॉर्टेंट है। बोध गया कहाँ पर है, खजुराहो कहाँ पर है, शिरडी कहाँ पर है, नासिक कहाँ पर है, और तिरुपति कहाँ पर है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर दिया है, इसको देखने के लिए आपको एक्सप्लेनेशन देखना चाहिए। एनआईओएस का कल्चरल पार्ट अगर आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे चंदेला ने
खजुराहो बनवाया था बुंदेलखंड रीजन मध्य प्रदेश में, तो दूसरा स्टेटमेंट सही है। तो ये क्या करता है, ये हमें हेल्प नहीं करता कि हम बी और सी को कैसे हटाएं। तो कॉमन नॉलेज हमें चाहिए इसके लिए। तो महाराष्ट्र की अगर आप बात करेंगे, नासिक महाराष्ट्र में लोकेटेड है, तो अगर मैप भी देखेंगे तो नासिक कहीं और है, तो डेक्कन प्लेटू में आ नहीं सकता, तो मालवा प्लेटू में नहीं हो सकता, तो चौथा भी गलत हो गया। तो एलिमिनेशन मेथड को अगर आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, और बोधगया बिहार में। तो अगर आप इस तरीके से इसको देखेंगे तो फिर हमारे पास सिर्फ 2 और 5 सही बचते हैं, बाकी सारे गलत हो जाते हैं यहाँ पर। तो देखिए मैच करने के लिए बोधगया आपका गलत हो गया, ये हमारे काम का नहीं। खजुराहो बुंदेलखंड में बिल्कुल सही है। नासिक भाई एक प्लेस है, ये यहाँ आ ही नहीं सकता। शिरनी विदर्भा में जा ही नहीं सकती। तो आपके पास बचा क्या, आपके पास जो ऑप्शन बचा वो बचा 2 और 5 सही हैं, बाकी सब गलत हैं। ये भी गलत, ये भी गलत। तो आपके पास बचे 2 और 5। 2 और 5 किस में दिए, ऑप्शन सी में। तो एलिमिनेशन मेथड को फॉलो करते हो आप इसका भी आंसर ईजिली दे सकते हैं और इसको भी फॉलो कर सकते हैं। इसके बाद विद द रेफरेंस ऑफ कल्चरल हिस्ट्री ऑफ मिडिवल इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सिद्धार्थ सितराज तमिल रीजन में थे। मोनेस्टिक कंडेम्ड आइडलटरी, जो आइडल वर्शिप थी इसको इन्होंने मना किया और एकेश्वरवाद की पूजा करते थे। और लिंग्यार्स ऑफ द कन्नड़ रीजन क्वेश्चन द थ्योरी ऑफ फ्री बर्थ एंड रिजेक्टेड द कास्ट हायरार्की। अब ये दोनों सही है कि नहीं, एनसीईआरटी थेम्स ऑफ इंडिया पार्ट 2 में अगर बात करें, लिंग्यात ने कास्ट सिस्टम को और जो इल प्रैक्टिसेस थी ब्राह्मण जो गलत स्टेटमेंट बोलते थे उन दोनों को क्वेश्चन किया, तो दूसरा स्टेटमेंट सही है। इसके बाद एक और पेज नंबर 148 पे मिलता है जहाँ पर लिखा है ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मणिकल फ्रेमवर्क को गेनिंग करते थे ग्राउंड, और ये हमेशा इसको चैलेंज करते थे कि भाई ब्राह्मणसी इस चीज़ के लिए नहीं है। तो इन्होंने दोनों चीज़ों को कहा है, इन्होंने रीबर्थ को भी चैलेंज किया, ये भी किया। तो इसमें दोनों स्टेटमेंट आपके सही हो जाते हैं। तो इसमें ऑप्शन सी सही माना जाएगा, जिसमें दोनों की बात की गई है। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा आपका। इसके बाद बेटा आप अगले पे जाते हैं। तो रिगार्डिंग द टैक्सेशन सिस्टम ऑफ कृष्णदेव द रूलर ऑफ विजयनगर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। टैक्स रेट ऑन लैंड वॉज फिक्स्ड डिपेंडिंग ऑन द क्वालिटी ऑफ द लैंड। ठीक है, जाहिर सी बात है क्वालिटी ऑफ द लैंड को देखकर टैक्स फिक्स होता था। प्राइवेट ओनर्स ऑफ द वर्कशॉप पेड इंडस्ट्रियल टैक्स। तो इसके लिए आप स्टेटमेंट्स देखिए, आपको क्लियर हो जाएगा। अंडर द टैक्सेशन सिस्टम ऑफ कृष्णदेव राय लैंड रेवेन्यू वॉज द चीफ सोर्स ऑफ इनकम। इट वॉज डिवाइडेड इंटू 4 कैटेगरीज। ठीक है, इसके बाद लिखा है लैंड टैक्स वेरीड अकॉर्डिंग टू टाइप्स ऑफ क्रॉप सॉइल। तो जाहिर सी बात है इसको फिक्स करने के लिए कैटेगरी वेरी करती थी टैक्सेशन सिस्टम में। इसके बाद कई सारे के टैक्स थे, इसमें लास्ट में प्राइवेट ओनर ऑफ वर्कशॉप पेड द इंडस्ट्रियल टैक्स। तो यहाँ पर दोनों लाइन मिल जाती हैं। लैंड फिक्स होता था क्वालिटी ऑफ लैंड पर, प्राइवेट ओनर वर्कशॉप पेड करते थे इंडस्ट्रियल टैक्स। तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं, तो इसका भी आंसर हो जाएगा सी सही। मतलब ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं, तो इसका भी ऑप्शन होगा सी। इसके बाद अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बुक ऑफ एंशिएंट इंडिया हैज़ द लव स्टोरी ऑफ द सन ऑफ द फाउंडर ऑफ शुंगा डायनेस्टी। शुंगा डायनेस्टी पुष्यमित्र शुंग ने फाउंड की थी। तो इनमें से कौन सा ड्रामा है जो लव स्टोरी है शुंग डायनेस्टी के अगले शासक का के बारे में? तो स्वप्न वासवदत्ता हो नहीं सकती, मेघदूत और रत्नावली और मालविका अग्निमित्रम में से कोई हो सकती है। तो इसका राइट आंसर तो वैसे मालविका अग्निमित्रम है। तो अगर आपने थोड़ा बहुत भी कालिदास के बारे में पढ़ा है तो आप इसके बारे में बता देंगे। मालविका अग्निमित्रम की इन्होंने बात की है, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ये। शुंगा डायनेस्टी इस्टेब्लिश पुष्यमित्र शुंग ने की थी। मालविका अग्निमित्रम में उनके सन अग्निमित्र की, और इसके बाद एक कोटिशियन एक डांसर थी, है ना। तो मालविका और अग्निमित्र इन दोनों की कहानी है। अब इससे कुछ चीज़ें हमें मिल जाती हैं जो फ्यूचर में क्वेश्चन बनता है। जैसे स्वप्नवातो दत्ता, ये संस्कृत के लिए भास ने लिखा है, रोमांटिक है। उदयन और वासव दत्ता के बारे में डॉटर ऑफ प्रद्योत की है। तो उदयन और वासव दत्ता के लिए ये भी लव स्टोरी है। मालविका अग्निमित्रम आपको बताई थी। मेघदूत पोएम है जो कालिदास ने लिखी हैं। इसके बाद रत्नावली जो है ड्रामा है, क्वीन रत्नावली और किंग उदयन का, राजा उदयन और रत्नावली के लिए एक पूरा ड्रामा है। मेघदूत जो है पोएम्स हैं, और ये मैसेज है कि भगवान बारिश कराएं। जो मेघ है वो दूत है और ये भगवान तक मैसेज ले जाएगा। ठीक है। इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन है, इन दिस कॉन्सेप्ट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। टर्म दिए इरिपत्ती लैंड रेवेन्यू फॉर्म विच सेट अपार्ट मेंटेनेंस द विलेज टैंक। इसके बाद तनियरूज विलेज डोनेटेड टू अ सिंगल ब्राह्मण और अ ग्रुप ऑफ ब्राह्मण्स। उसके बाद घटिकास कॉलेज जनरली अटैच टू द कॉलेज। इसमें बेटा पहला और तीसरा स्टेटमेंट सही है। कैसे मैं आपको बताता हूँ। अनावेस की अगर आप बुक देखेंगे
तो आपको पता चलेगा कि कल्चर हेरिटेज की जो पार्ट है पीडीएफ अगर उसकी उठाएं या बुक उठाएं तो 298 पेज में लिखा है कि घड़िकास और द कॉलेज अटैच टू द टेम्पल। तो ये तीसरा स्टेटमेंट सही कर देता है। ठीक है, रोमिला थापर पहली लाइन को करेक्ट कर देती है। इसके बाद कृष्णा रेड्डी की बुक है जो इंडियन हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें B58 में लिखा है चोला क्रिएटेड रेवेन्यू सिस्टम त्रियारियू लार्जर ब्रह्मदे। तो उसके बाद एनसीईआरटी क्लास 7 पेज 26 बोलती है ब्रह्मदे मीन्स लैंड गिफ्टेड टू ब्राह्मण। और दूसरे में जो है मे बी राइट मे बी रॉन्ग बट देयर इज़ नो ऑप्शन, तो 1 2 3 तीनों करेक्ट होंगे। तो सेफली हम 2 को रॉन्ग लेते हैं क्योंकि ये लैंड थे जो ब्राह्मणों को दिए जाते थे, बट ये कॉलेज के लिए थे, ये विलेज डोनेट नहीं होता था, सिंगल विलेज नहीं था, लैंड था। तो जहाँ लैंड था वहाँ दूसरे को हम माइनस कर सकते हैं, तो इसमें पहला और तीसरा सही है। फिर बोलूँगा इतना सदर्न इंडिया की हिस्ट्री पढ़ने की ज़रूरत है नहीं, तो ये भी खुद या खुदा वाला क्वेश्चन है, अगर आप छोड़ देंगे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। आज बेटा इस लेक्चर में इतना ही। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो ज़रूर देखिएगा, बट उससे पहले कोचिंग के बारे में ध्यान दीजिए। हम आपके लिए एक ऑफर लाएँ जिसे बोलते हैं हर घर लड़की अफसर। इसमें अगर आप में से कोई भी लड़की है और आईएएस का सपना देख रही है तो हमसे जुड़ सकती है हर घर लड़की अफसर एनजीओ के ऑफर के थ्रू। इसमें आपको 1,80,000 की जगह 27,100 रुपये पे करने हैं, जिसमें 6100 रुपये रजिस्ट्रेशन देके आप 1 महीने हमारे यहाँ पढ़ सकते हैं। उसके बाद आप 2 से 3 इंस्टॉलमेंट में बाकी फीस दे सकते हैं। याद रखिए सिर्फ लड़की के लिए, तो कृपया लड़के इस ऑफर के बारे में ना पूछें। अधिक जानकारी के लिए नीचे गए नंबरों पर कॉल या व्हाट्सएप करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन को दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज़ इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, वंदे मातरम।